अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन को ब्रीफली डिस्कस किया था और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी की कौन सी लिमिट्स थी जिनके बाद हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत पेश आई थी। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिकल लिमिट, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, बेसिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिकल लिमिट को डिफाइन कर देते हैं। थर्मोडायनेमिकल लिमिट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द थर्मोडायनेमिकल लिमिट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ अ सिस्टम विद लार्ज वॉल्यूम विद पार्टिकल डेंसिटी हेल्ड फिक्स्ड। इन दिस लिमिट मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स इज वैलिड। जैसे कि अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम सिस्टम को एज अ होल स्टडी करते हैं और वहाँ पर हम पार्टिकल्स की इंडिविजुअल मोशन को इग्नोर कर देते हैं। ये थी हमारे लिए थर्मोडायनेमिकल लिमिट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होती है। In thermodynamical limit, if a property of system depends upon size of the system, then it is called extrinsic property of the system. अगर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है सिस्टम की वो डिपेंड कर रही हैं साइज़ के ऊपर, अगर अगर हम सिस्टम के साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हैं विद द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ दिस साइज़ ऑफ दिस सिस्टम, तो उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं और सिस्टम का वॉल्यूम हमारे पास v है। उस सिस्टम को अगर हम दरमियान से कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो एक पार्ट होगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, उसको हम नाम दे देते हैं कि वो होंगे n1, और जो उसका वॉल्यूम होगा उसको हम नाम दे देते हैं v1। ज़ाहिर सी बात है कि जो आफ्टर कटिंग द सिस्टम जो एक पार्ट हमारे पास आया है उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और वॉल्यूम है वो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट सिस्टम जो कि विदाउट हमने कट किए कंसिडर किया था उसकी निस्बत वो कम होंगे। हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और वॉल्यूम है ना वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, साइज़ ऑफ द सिस्टम पर। अगर हमारा साइज़ कम हुआ है तो हमारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी कम हो गए हैं और सिस्टम का वॉल्यूम भी कम हो गया है। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और वॉल्यूम हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। इसी तरीके से हमारे पास एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी, ये सारी भी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम होती हैं और ये डिपेंड करती हैं कि अगर हमारे सिस्टम का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है तो ये भी सब चेंज हो जाती हैं। और सबसे आखिर में हमने लिखा हुआ है कि दे आर एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, लेट सपोज फर्स्ट सिस्टम की हमारे पास एंट्रोपी S1 है, उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स N1 है और उसका हमारे पास वॉल्यूम V1 है। एक और सिस्टम है हमारे पास जिसकी हमारे पास एंट्रोपी S2 है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स N2 हैं और नंबर ऑफ़ उसका वॉल्यूम जो है हमारे पास वो V2 है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास उसका जो रिजल्टेंट सिस्टम आएगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, उसकी एंट्रोपी हो जाएगी S1 प्लस S2 और उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो जाएंगे N1 प्लस N2। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो सिस्टम को ऐड करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐड होकर समराइज़ हो जाती हैं और हमारे पास जो नया सिस्टम आता है उसके अंदर हमारे पास जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिटिव इन नेचर होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ का अपोजिट होती हैं। In thermodynamical limit, if a property of system is independent of size of the system, then this is called intrinsic property of the system। जैसे कि extrinsic properties के अंदर हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही थी साइज़ के ऊपर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हमारी साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उसकी एंट्रोपी हमारे पास S है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास N है, उसका वॉल्यूम V है और नंबर ऑफ़ डेंसिटी हमारे पास जो है वो स्मॉल n है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है और एनर्जी E है।
तो अगर उस सिस्टम को हम दरमियान से कट कर दें तो हमारे पास जो एक उसका हाफ आएगा ना, उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी और एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम उसकी नंबर डेंसिटी जो होगी ना वो कांस्टेंट रहेगी और वो चेंज नहीं होगी, और उसका प्रेशर भी चेंज नहीं होगा और उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास नंबर डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं हुई हैं साइज, सिस्टम का साइज़ चेंज करने से। दे विल रिमेन सेम इफ़ वी इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द सिस्टम। यही बात की है मैंने जी, कि अगर हम अपने सिस्टम के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज़ करें तो हमारे पास जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इफेक्टेड नहीं होती हैं। जो हमारे पास थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल एस के साथ, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल एन के साथ, वॉल्यूम को कैपिटल वी के साथ, नंबर डेंसिटी को स्मॉल एन के साथ, प्रेशर को कैपिटल पी के साथ, टेम्परेचर को कैपिटल टी के साथ और एनर्जी को कैपिटल ई के साथ। वेयर एन, पी एंड टी आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, वेयर स्मॉल एन इज़ द नंबर डेंसिटी, पी इज़ द प्रेशर एंड टी इज़ द टेम्परेचर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होती है। स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक और थर्मोडायनामिकल वेरिएबल फॉर ए सिस्टम इज कॉल्ड मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। ए सिस्टम कैन हैव मैनी मैक्रोस्टेट्स। सिस्टम टाइम के साथ अपनी माइक्रोस्टेट्स को चेंज करता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास एक बाल्टी है जिसके अंदर हमने पानी गर्म करके रखा है नहाने के लिए, तो अगर हमने उसको 1 घंटा गर्म करके पानी इसके अंदर रख दिया तो 1 घंटे के बाद ज़ाहिर सी बात है कि 1 घंटे के दरमियान उसका टेम्परेचर चेंज होगा और वो काफ़ी मैक्रोस्टेट से गुजर कर 1 घंटे के बाद, अगर हमने 1 घंटा पहले उसको पानी को गर्म किया तो 1 घंटे के बाद ज़ाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर वो नहीं होगा, वो ठंडा हो चुका होगा, रूम टेम्परेचर पर आ चुका होगा। सो हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर जो है टाइम के साथ हमारे जो सिस्टम है उसकी मैक्रो स्टेट्स चेंज होती हैं। इसको क्यों एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लास है और उसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी दिन कम आते हैं, किसी दिन ज़्यादा आ जाते हैं। सो इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी मैक्रो स्टेट है ना वो चेंज हो जाती है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की थ्रू की वजह से। यहाँ पर जो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमने स्टूडेंट्स ले लिए हैं, इसके थ्रू हमारे हम कह सकते हैं कि जो हमारी मैक्रो स्टेट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास माइक्रो स्टेट क्या होती है। माइक्रो स्टेट्स आर डिफाइंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट। एक मैक्रो स्टेट के अंदर उसकी अपनी माइक्रो स्टेट्स होती हैं। देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू अ मैक्रो स्टेट। एक मैक्रो स्टेट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं। इसको भी आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। द वेरियस इंटरनल डिस्टेंट अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम इन particular macro state are known as macro state of system corresponding to that macro state। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं और उनके अंदर हमने 1000 चॉकलेट को डिवाइड करना है। सो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो वो उन चॉकलेट्स को अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा चॉकलेट्स उठा लेंगे और कुछ जो होंगे वो उनके हिस्से में 1-2 ही जाएंगी। सो हम ये कहेंगे कि हमारे पास हम जो चॉकलेट्स हमारी थाउजेंड्स, उनको हम 100 स्टूडेंट में डिवाइड करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी माइक्रो स्टेट के साथ, जहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं मैक्रो स्टेट हैं, और मैक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 1000 चॉकलेट हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं विद माइक्रो स्टेट्स। हम कह रहे हैं कि हमारे एक मैक्रो सिस्टम के लिए, स्टेट के लिए इनफाइनाइट और लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हो सकती हैं। वैसे जैसे कि हमें पता है कि एक सिस्टम के अंदर राउंड अबाउट 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। सो हम कहेंगे कि जो माइक्रो स्टेट्स होती हैं थर्मोडायनामिकल सिस्टम की, वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं नंबर के अंदर, और जो मैक्रो स्टेट्स होती हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल होती हैं माइक्रो स्टेट की निस्बत। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स क्या होती हैं। The macrostates allowed under a constraint on system or accessible macrostate. In this case, microstates are less in number. इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और हमने 1000 चॉकलेट्स को उनके अंदर डिवाइड करना है। उन 100 स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं। अब हमने कंस्ट्रेंट ये लगा दिया है कि हमने चॉकलेट डिवाइड करनी है सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ के अंदर। अब पहले हमारे पास 100 स्टूडेंट्स थे जिनके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स थे। अब मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ के अंदर ये चॉकलेट्स को डिवाइड करना है। लेट्स सपोज़ हमारे पास 50 बॉयज़ हैं, तो अगर हम उन 1000 चॉकलेट्स को 50 बॉयज़ के अंदर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू 100 हमारे पास 50 केस के अंदर हमारे पास कम तरीके होंगे, कम वेज होंगे डिवाइड करने के। सो इस केस के अंदर जो हमारे पास माइक्रो स्टेट्स आएंगी ना आफ्टर कंस्ट्रेंट, वो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट केस कम आएंगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट क्या होती है। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट को डिफाइन करते हैं हम, द मैक्रो स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? लेट सपोज हमारे पास 5 मैक्रो स्टेट्स हैं और ईच मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास माइक्रो स्टेट्स भी हैं। लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग 3000 माइक्रो स्टेट्स हैं और सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास 10,000 माइक्रो स्टेट्स हैं और थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 1 लाख माइक्रो स्टेट्स हैं और फोर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 600 और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग लेट सपोज हमारे पास 10,000 हमारे पास माइक्रो स्टेट्स हैं। सो इस केस के अंदर हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट होगी ना, वो होगी थर्ड, क्योंकि थर्ड के अंदर हमारे पास 1 लाख माइक्रो स्टेट्स हैं। वहाँ पर हमारा सिस्टम उसके सिस्टम वो जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा और वहाँ पर हम कहेंगे कि ये सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। यहाँ पर हमारे पास माइक्रो स्टेट की जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। इस लाइन को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? इस लाइन को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है जहाँ पर हमारा सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना चाहे या हमारा सिस्टम जहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ज़ाहिर सी की बात है कि अगर हमारे पास 5 स्टेट में से थर्ड स्टेट के अंदर 1 लाख माइक्रो स्टेट्स हैं, तो हमारा सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो इस वजह से हम कहेंगे द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि हमारा सिस्टम वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। सो हम कहेंगे हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ज़्यादा टाइम यहाँ पर रहेगा। सो हम ये कहेंगे कि द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट। अगली स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि द इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ द अनप्रिडिक्टेबल स्टेट बिकॉज सिस्टम इज़ पासिंग थ्रू लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। इस स्टेटमेंट को ऐसे डिफाइन करेंगे हम कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 1 लाख माइक्रो स्टेट्स हैं और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये है कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम इस टाइम पर कौन सी माइक्रो स्टेट के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर 1 लाख माइक्रो स्टेट्स हैं। तो इस वजह से हम श्योर नहीं होंगे और हमारी जो प्रिडिक्शंस होंगी वो एक्यूरेट नहीं होंगी। इस वजह से हम कहेंगे जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं कि एट अ टाइम हमारे पास सिस्टम कौन सी माइक्रो स्टेट के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इस वजह से हम कहेंगे द इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ द अनप्रिडिक्टेबल स्टेट। अगली हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि एज एंट्रोपी इज़ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम, जो कि हमारे पास एंट्रोपी की डेफिनेशन है। सो द इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ द मोस्ट डिसऑर्डर स्टेट। जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना हमारी, उसको हम कहते हैं कि ये मोस्ट डिसऑर्डर स्टेट है बिकॉज हेयर सिस्टम पासिस थ्रू लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होता है। In a particular macro state, probability of finding the system in various microstates is equal. According to this theorem, all microstates are equally probable in macro state. हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ना, वो हमें ये कहता है कि हमारे पास लेट सपोज हमने जो एग्जांपल ली हुई है, हमारे पास थर्ड माइक्रो स्टेट के अंदर 1 लाख माइक्रो स्टेट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारे पास 1 लाख माइक्रो स्टेट्स के अंदर हमारे सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, क्योंकि हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम एट अ टाइम कहाँ पर होगा। तो हम ये कहेंगे कि 1 लाख माइक्रो स्टेट्स के अंदर सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। सो अगर हम कहें कि हमारे पास थर्ड माइक्रो स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम कहेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख।
मतलब ये है कि हमारे पास सारे माइक्रोस्टेट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम एट अ टाइम कहाँ पर होगा। ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ऑल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल इन माइक्रोस्टेट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो जितनी हमारे पास माइक्रोस्टेट्स होती हैं ना वो इक्वली प्रोबेबल होती हैं। हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम एट अ टाइम कौन सी माइक्रोस्टेट के अंदर है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। माइक्रोस्टेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। जो माइक्रोस्टेट होती है ना उसी को हम कह देते हैं कि ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। माइक्रोस्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट और ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये था हमारे लिए आज का हमारा लेक्चर। होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो काइंडली लाइक बटन को हिट करें ताकि मुझे आगे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। शुक्रिया।